जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन इस क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947, अगर 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा ये जो भारत है ये ब्रिटिश का गुलाम था। ठीक है, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद देश को आज़ादी मिल जाती है। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के ऊपर ब्रिटिश का प्रभुत्व था, ब्रिटिश का नियंत्रण था। परंतु 15 अगस्त 1947 के बाद देश को आज़ादी मिल जाती है। जैसे ही देश आज़ाद होता है तो आज़ाद होते के साथ ही भारत को 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब था कि जैसे ही हमारा भारत आज़ाद होता है तो भारत के सामने 3 चैलेंजेस थी, 3 चुनौतियाँ थी। अब वो 3 चुनौतियाँ कौन-कौन सी थी? तो इसमें जो सबसे पहली चुनौती थी वो देश को एकता के सूत्र में बाँधना था। यानी कि किस तरीके से हमारा ये जो देश था वो इस समय कई रजवाड़ों में बँटा हुआ था, तो उसको किस तरीके से एक किया जाए, तो ये पहली चुनौती थी। इसी तरीके से दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करना, कि भारत जैसे देश में किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, तो ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती आर्थिक विकास करना, कि ये जो गरीब मतलब भारत जो कि गरीब और पिछड़ा हुआ देश था, तो किस प्रकार से इसका आर्थिक विकास किया जाए। तो ये 3 चुनौतियाँ थी जो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने विद्यमान थी। ठीक है, तो इनको एक-एक करके हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम इन 3 चुनौतियों की बात करें, तो इन 3 चुनौतियों में से सबसे पहली चुनौती क्या थी? देश को एकता के सूत्र में बाँधना। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो इस समय हमारा भारत क्या था ना, मतलब कि बहुत सारे रजवाड़ों में बँटा हुआ था। भारत का आकार बहुत बड़ा था। इसके अलावा यहाँ सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में ना इतने वृहद आकार वाले देश, इतने सामाजिक विविधता वाले देश को एक करना अपने आप में क्या था, बहुत कठिन काम था। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि वृहद आकार वाला देश था, सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा थी। यहाँ अलग-अलग धर्म, जाति, अलग-अलग संस्कृति को मानने वाले लोग थे। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भई इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगा, यानी कि ये भविष्य में टूट सकता है। तो भारत के सामने पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बाँधना। अच्छा, दूसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करना, क्योंकि 1947 से पहले जब भारत के ऊपर ब्रिटिश का नियंत्रण था तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र नहीं था। लेकिन 1947 के बाद जब हमारा भारत आज़ाद होता है, संविधान का निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, परंतु इस समय दिक्कत क्या थी ना, हमारा भारत बहुत ज़्यादा ना मतलब अशिक्षित था, लोगों को लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो ऐसे अशिक्षित देश में किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित किया जाए, ये अपने आप में एक चुनौती थी। जैसे संविधान निर्माण हुआ और उसमें सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव हुए। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, लोग अशिक्षित थे, लोगों को चुनाव का अनुभव नहीं था। तो ऐसे में लोकतंत्र स्थापित करना भारत जैसे देश में अपने आप ही बहुत कठिन कार्य था। तो ये दूसरी चुनौती थी। तीसरा था आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले हमारा भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध था। जिस ब्रिटिश यहाँ पे रहे, लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाया, और 200 सालों तक गुलाम बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से धन और संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया और यहाँ से ब्रिटेन लेके चले गए। तो ऐसे में भारत बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था। तो ऐसे में आर्थिक विकास करना भारत के सामने एक चुनौती थी। क्यों? जिस समय देश आज़ाद हुआ बहुत ज़्यादा गरीब था, खाद्यान्न की कमी थी, मतलब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, विदेशी मुद्रा की कमी थी, जिस कारण से हम बाहर से आयात नहीं कर सकते थे। तो देश के सामने ये तीसरी चुनौती थी आर्थिक विकास करने का। ठीक है? तो ये कौन-कौन सी 3 चुनौतियाँ थी? पहली थी देश को एकता के सूत्र में बाँधना, दूसरी थी लोकतंत्र को स्थापित करना और तीसरा था आर्थिक विकास करना, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। यानी कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को, मतलब 14-15 अगस्त 1947 को ना हमारा भारत सिर्फ स्वतंत्र हुआ था, बल्कि स्वतंत्र होने के साथ-साथ विभाजन भी देखने को मिला था। यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद होता है तो उसके साथ-साथ भारत 2 हिस्सों में बँट जाता है। एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाता है और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विभाजन हुआ कैसे था? तो एक उस समय पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ एक और पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो इसी मुस्लिम लीग ने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी।
अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया था? इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, जो भारत है, वो किसी एक कौम या एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि ये 2 कौम या 2 धर्मों का देश है। यानी इस सिद्धांत के तहत ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ये भारत मतलब कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होगा इसमें, और भारत बाकी जो हिस्सा होगा वो भारतीयों के लिए होगा। तो इसी के तहत क्या किया जाता है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी के तहत जो ब्रिटिश इंडिया होती है, यानी विभाजन से पहले का जो भारत होता है, स्वतंत्रता से पहले का जो भारत होता है, उसको 2 हिस्सों में बाँट दिया जाता है। एक हिस्सा इसका भारत कहलाता है और दूसरा हिस्सा इसका पाकिस्तान कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भई ये भारत और पाकिस्तान तो विभाजन होगा, परंतु ये किस आधार पर विभाजन होगा? कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े भारत में कौन-सा हिस्सा भारत का है और कौन-सा पाकिस्तान का होगा? तो ऐसे में धार्मिक बहुसंख्यक को आधार बनाया जाता है, यानी ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, इसमें क्या होगा कि वैसे हिस्से जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होगी, वो पाकिस्तान कहलाएगा, और ऐसे हिस्से जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या नहीं होगी, हिंदू और सिख जनसंख्या ज़्यादा होगी, उसको भारत कहा जाएगा। तो जब इस यहाँ पर देखा जाता है, तो ऐसा पाया जाता है कि केवल 2 ही क्षेत्र ऐसे थे, एक पश्चिम में था और एक पूरब में। तो ये निर्धारित किया जाता है, ये फैसला लिया जाता है कि पाकिस्तान के 2 हिस्से होंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन हुआ था, और इसमें ये कहा गया था कि भई जो मुस्लिम होंगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान चले जाएँगे, और जो शेष हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? भारतीय। यानी कि मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा जहाँ होगी वो पाकिस्तान कहलाएगा, और उसके अलावा जो शेष हिस्सा जहाँ पर हिंदू, सिख और बाकी जो धर्म के लोग होंगे, वो शेष हिस्सा क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। तो विभाजन में हमने क्या देखा कि भारत जब आज़ाद होता है, तो आज़ाद होने के साथ-साथ विभाजन भी देखने को मिलता है। ये विभाजन क्यों हुआ? तो मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, और इसके तहत क्या किया गया था? भारत को 2 हिस्सों में, यानी कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में बाँटा जाता है, और इसका आधार क्या बनाया जाता है? धार्मिक बहुसंख्यक, और इसके तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक देश पाकिस्तान, और बाकी जो शेष हिस्सा रह जाता है, वो भारत कहलाता है। ये जो विभाजन हुआ था, इस विभाजन के क्या परिणाम निकले थे? तो अगर हम विभाजन के परिणाम की बात करें, तो इसका सबसे पहला था लोगों का स्थानांतरण या लोगों का विस्थापन। मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हुए थे, पाकिस्तान से विस्थापित होके भारत आए थे, और भारत से विस्थापित होके पाकिस्तान गए थे। जैसे अगर हम बात करें, तो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए, यानी कि जो भी भारत में रहने वाले मुस्लिम थे, वो विस्थापित होकर के पाकिस्तान चले गए, ठीक है? इसी प्रकार से हिंदू जो कि पाकिस्तान में रहते थे, वो विस्थापित होके कहाँ पे आ गए? भारत आ गए थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, या दूसरा विभाजन का परिणाम क्या था, कि धर्म के आधार पर लोगों को बेरहमी से मारा गया। जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने मतलब कि हिंदू और सिखों को मारा। इसी तरीके से जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो सिख धर्म के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों को मारा। तो धर्म के आधार पर लोगों को क्या किया गया था? बेरहमी से मारा गया। तो लोग अपना घर-बार, संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर हुए। यानी कि जो मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे, उन्हें अपना सारा जो संपत्ति था, जो घर-बार था, वो छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरीके से जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, तो वहाँ पर अपनी संपत्ति उनको छोड़ कर के भारत आना पड़ा। अच्छा, इसके अलावा क्या था, इस विभाजन का जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, वो महिलाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। तो दोनों ही तरफ, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। इसके तहत क्या किया गया था कि महिलाओं का अपहरण किया गया था, उनके साथ जबरन शादी की गई थी, और यहाँ तक कि कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपनी ही बहू-बेटियों को मार भी दिया गया था, ठीक है? तो ये सारी वो समस्याएँ थी जिन्होंने मतलब विभाजन के समय महिलाओं ने जिसका सामना किया था। इसके अलावा आगे देखें तो वित्तीय संपदा का बँटवारा, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के साथ-साथ इसका बँटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, तो ना केवल भूमि के टुकड़े का विभाजन हुआ था, बल्कि इसके साथ-साथ जो वित्तीय संपदा, जैसे टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, रेलवे, इन सब का भी क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। यानी कि इसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बाँटा गया था। तो ये क्या थे? विभाजन के परिणाम थे ये सारे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रियासतों का विलय। अब ये रियासतों का विलय का मतलब क्या हो गया? देखो, जब हमारा मतलब कि अगर हम देखें, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें, तो जो हमारा भारत था आज़ादी से पहले, इसके 2 क्षेत्र हुआ करते थे। 2 क्षेत्र कौन से हुआ करते थे? एक हिस्सा क्या था, जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे, यानी इस मैप में आपको जो ऑरेंज या येलो कलर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे, यानी ये वो क्षेत्र थे जिनके ऊपर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। दूसरे जो हिस्से थे, वो देसी रियासतें थे या प्रिंसली स्टेट थे, यानी
कि ये जो आपको ग्रे कलर का, ये व्हाइट कलर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट थी। इसका मतलब क्या था कि इन क्षेत्रों में किसी एक राजा का शासन होता था और वो राजा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते थे, वो रियासत कहलाता था। तो इस तरीके से जो हमारा भारत था उस समय लगभग 565 रियासतों में बँटा हुआ था, ठीक है? तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये ब्रिटिश यहाँ से जाते हैं, जब ये आज़ाद मतलब कि जब वो घोषणा कर देते हैं कि वो यहाँ से जाएँगे, तो इसके बाद क्या होता है कि ये रियासतें क्या करते हैं ना कि मतलब सॉरी, इनको ये कहा जाता है रियासतों को या तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं या तो मतलब ब्रिटिश जब इंडिया छोड़ कर के जाते हैं, तो रियासतों को 2 विकल्प देते हैं। 2 विकल्प कौन-कौन से होते हैं? पहला या तो आप भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या दूसरा क्या होता है आप स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकते हो यानी आप एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री भी रह सकते हो। तो इनमें से बहुत सारे जो मतलब कि रजवाड़े थे या रियासतें थी, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इनमें से बहुत सारी इनमें से बहुत सारी जो रियासतें थी, वो क्या था कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व मतलब कि बना कर के रखना चाहती थी। तो ऐसे में देश का जो अखंड भारत था, उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाता है। तो ऐसे में ये जो भूमिका होती है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है कि आप क्या करिए, कि जितने भी जो रजवाड़े हैं, देसी रियासतें हैं, इनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए मनाइए। तो ये ज़िम्मेदारी किसको दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं? सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं और ऐसे में क्या होता है कि ये जाते हैं रियासतों से बात करते हैं, वहाँ के राजा जो महाराजा होते हैं, राजकुमार होते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको मतलब कि एक तरीके से भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाते हैं, ठीक है? तो इसी में क्या था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था कि जो भी रजवाड़े या जो भी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, उन्होंने क्या किया था कि मतलब कि जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर कर देते थे, साइन कर देते थे। इसका मतलब ये था कि वो ऑफ़िशियली भारतीय संघ में शामिल हो गए, ठीक है? तो इसमें हमने क्या-क्या देखा कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बँटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाते हैं, तो वो भारत मतलब कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प रियासतों को देते हैं या स्वतंत्र रहने का विकल्प देते हैं। तो भारतीय संघ में रियासतों को शामिल करने की ज़िम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब था कि जो भी रियासतें शामिल होना चाहती थी उनको इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर करने होते थे या साइन करने होते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि अच्छा अब एक चीज़ इसमें क्या था कि 15 अगस्त 1947 तक ना जो अधिकांश रियासतें थी, वो भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। परंतु 4 ऐसी रियासतें थी जो 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। अब वो कौन-कौन सी रियासतें थी? तो इसमें पहली जो रियासत थी वो थी हैदराबाद की रियासत, दूसरी जो रियासत थी वो थी मणिपुर, तीसरी कश्मीर और चौथा था जूनागढ़, ठीक है? तो यहाँ अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ आपको हैदराबाद, यहाँ मणिपुर हो गया, ये कश्मीर और यहाँ आपको जूनागढ़ दिखाई देगा, ठीक है? तो ये वो रियासतें थी जो 15 अगस्त 1947 तक शामिल नहीं हुई थी। हालाँकि बाद में किसी प्रकार से करके इन सभी रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। तो इन सभी रियासतों में से हमें एक रियासत के बारे में डिटेल में पढ़नी है, जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है? तो हैदराबाद की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हमें देखना है कि किस तरीके से हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। तो हैदराबाद के जो शासक थे, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और ये निज़ाम उस समय दौलतमंद और शक्तिशाली थे, यानी इनके पास अथाह धन-दौलत थी, अथाह शक्ति थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने मतलब निज़ाम ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, यानी इन्होंने कहा कि हैदराबाद ना तो पाकिस्तान में शामिल होगा, ना भारत में शामिल होगा। ये एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री या स्वतंत्र देश के रूप में रहेगा, ठीक है? अच्छा, निज़ाम में एक चीज़ क्या थी, ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक थे। क्रूर शासक का मतलब हो गया कि ये अपनी रियासत में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, जैसे महिलाएँ हो गए, किसान हो गए, आम लोग हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करता था। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि हमें क्या करना है कि मतलब कि निज़ाम के शासन को हटा करके और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करना है। तो निज़ाम के खिलाफ जैसे ही यहाँ के लोग आंदोलन करते हैं, तो निज़ाम इस आंदोलन को रोकने के लिए अपने अर्धसैनिक बलों को यानी उसकी जो सेना होती है वो भेज देते हैं और उसकी सेना को या अर्धसैनिक बलों को क्या कहा जाता था? रज़ाकार कहा जाता था।
अब ये जो रज़ाकार थे, ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, बहुत ज़्यादा लूट-पाट करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हैदराबाद में चल रही थी, तो ये भारत सरकार को जब इसकी जानकारी मिलती है कि इस तरीके की चीज़ें निज़ाम हैदराबाद में कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार ये कदम उठाती है कि नहीं, इनको बचाना ज़रूरी है। तो ऐसे में भारत सरकार अपनी सेना यहाँ पर भेजती है। सेना भेजने के बाद भारतीय सैनिक और जो निज़ाम के जो अर्धसैनिक बल रज़ाकार थे, इन दोनों के बीच में कुछ दिनों तक रह-रह के लड़ाई चलती है और अंत में ये हार जाते हैं और निज़ाम क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही जो हैदराबाद था, उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है और इस प्रकार से जो हैदराबाद था, वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। यानी इसमें हम क्या देखेंगे कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया, संविधान का निर्माण भी हो गया, तो इसके बाद किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाता है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का मतलब प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो इसी तरीके से 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यहाँ के मतलब भारत के लोगों से वादा किया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, यानी एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य होगा। परंतु समस्या क्या होती है कि जब देश आज़ाद हो जाता है, तो आज़ाद होने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की ओर जो सरकार होती है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे में जो मद्रास प्रांत था, यानी आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था, इसमें दोनों ही शामिल था। तो यहाँ पर तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वो आंदोलन शुरू कर देते हैं और ये आंदोलन किस लिए किया जाता है? तो ये मद्रास से अलग होकर के या तमिलनाडु से अलग होकर के एक स्वतंत्र आंध्र प्रदेश की माँग करते हैं। और इस ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का नेतृत्व पोटी श्री रामालू करते हैं। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, परंतु सरकार ने प्रारंभ में इस आंदोलन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। पोटी श्री रामालू जो थे, वो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठते, सरकार फिर भी ध्यान नहीं देती है और अंततः 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, वैसे ही जो लोग थे, वो पूरे आंध्र प्रदेश में जगह-जगह आंदोलन करने लग जाते हैं, हिंसा होने लग जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें भारत सरकार देखती है, तो भारत सरकार अंततः निर्णय लेती है कि नहीं, अब एक स्वतंत्र जो आंध्र प्रदेश होगा उसको बनाने का मतलब कि फैसला करती है। तो जैसे ही लोग आंदोलन करते हैं, वैसे ही भारत सरकार मतलब तमिलनाडु से अलग करके आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का निर्माण कर देती है। अब जैसे ही पहली बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, वैसे ही पूरे भारत में अलग-अलग जगह भाषा के आधार पर राज्यों की माँग की मतलब कि गठन की माँग उठने लग जाती है। जैसे पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग पंजाब की माँग करते हैं, गुजराती भाषा बोलने वाले लोग गुजरात की माँग करते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार क्या निर्णय लेती है कि वो एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करती है। यानी 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, यानी इसे एसआरसीबी कहते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसका क्या काम था कि आप पूरे भारत को देखो और यहाँ पर कौन-कौन से भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार करने की ज़िम्मेदारी राज्य पुनर्गठन आयोग को दी गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में यानी कि 1953 में इसका गठन किया गया था। उसके 3 वर्ष बाद 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो इस तरीके से करके राज्य पुनर्गठन की आयोग की सिफारिशों को मानते हुए प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। और अगर हम वर्तमान समय में देखें तो 14 की जगह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इसको हमने इस क्लास में डिस्कस किया। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो और इस क्लास से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो ना, मतलब इसमें आपको क्या अच्छा लगा या और क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक है? वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।